नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी डिलाइट चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बिहार टीचर 2.0 के लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और आज हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को। साथियों, बीपीएससी द्वारा बिहार शिक्षक भर्ती के जो द्वितीय चरण की परीक्षा आयोजित की जाएगी, तो उसमें पूछे जाने वाले जो जीएस के प्रश्न हैं, तो उन्हीं जीएस के लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। तो अब तक कुल 4 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि कौन सी पुस्तक बिंदुसार को एक अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णित करती है। तो उस पुस्तक का हमें नाम बताना है जो बिंदुसार को एक अभिषिक्त क्षत्रिय के रूप में वर्णित करती है। तो उस पुस्तक का नाम है दिव्यावदान। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। दिव्यावदान में जो बिंदुसार यानी कि चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार हैं, तो इन्हें क्या कहा गया है? अभिषिक्त क्षत्रिय कहा गया है। साथियों, बिंदुसार मौर्य साम्राज्य के दूसरे शासक थे और वहीं अगर उपाधि की बात की जाए तो बिंदुसार को अमित्रघात भी कहा गया है। क्या कहा गया है साथियों? तो जानते रहिएगा, अमित्रघात जो उपाधि है वो बिंदुसार की ही है। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में कंटक शोधन न्यायालय किस प्रकार का न्याय करता था? तो ये जो कंटक शोधन न्यायालय था ये एक फौजदारी न्यायालय था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। 2 प्रकार के न्यायालय का उल्लेख मिलता है साथियों, एक धर्मस्थी, एक कंटक शोधन। ये न्यायालय ग्राम संघ और राज के न्यायालय के अतिरिक्त थे। तो साथियों, जो कंटक शोधन न्यायालय था ये फौजदारी न्यायालय की तरह कार्य करते थे। अगला प्रश्न है, समाहर्ता कौन था? तो मौर्य काल से संबंधित प्रश्न है, समाहर्ता के बारे में हमें बताना है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, महासंग्रहकर्ता। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। मौर्य काल में शासकीय भूमि से प्राप्त आय को क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल में जो शासकीय भूमि थी उससे जो आय प्राप्त होता था उसे क्या कहते थे साथियों? तो सीता। ये कई बार पूछा गया प्रश्न है, तो आप लोग जरूर याद रखिएगा, सीता कहा जाता था। किसे? शासकीय भूमि से प्राप्त आय को। नेक्स्ट है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो जो शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था वो था तक्षशिला। यानी हमारा जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तक्षशिला। आगे है कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो जो अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा रचित है ये कुल 15 अधिकरणों में विभाजित है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि किस शिलालेख में अशोक ने त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया है? तो वो कौन सा शिलालेख है? तो वो है भाब्रू शिलालेख, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो भाब्रू शिलालेख में साथियों अशोक ने त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया है और इसी अभिलेख में अशोक स्वयं को मगध का राजा भी कहता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है वो कौन सा स्तंभ है? तो अभी हमने व्याख्या में देखा कि भाब्रू स्तंभ, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है साथियों? तो अशोक के शिलालेखों में जो भाषा प्रयुक्त किया गया है यानी प्रयोग में लाया गया है वो है प्राकृत भाषा। कौन सी भाषा है? प्राकृत भाषा। आगे है कि अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ने का जो कार्य किया गया तो वो जेम्स प्रिंसेप द्वारा, यानी जो प्रिंसेप थे इन्होंने ही सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है साथियों कि अशोक के किस अभिलेख में अकाल यानी कि दुर्भिक्ष का उल्लेख है? तो बताइए किस अभिलेख में अकाल यानी कि दुर्भिक्ष का उल्लेख मिलता है? तो साथियों सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सोहगौरा अभिलेख। कौन सा अभिलेख है वो? तो उस अभिलेख का नाम है सोहगौरा अभिलेख। नेक्स्ट है कि भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो जो पहले साम्राज्य की स्थापना की गई थी वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही सबसे पहले संपूर्ण भारत को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य किया, यानी कि पहले राजा बने जिन्होंने संपूर्ण भारत पर राज्य किया, ये हम कह सकते हैं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। और चंद्रगुप्त मौर्य भारत के महान सम्राट में इनकी गिनती की जाती है साथियों। इन्होंने ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना 323 ईसा पूर्व में किया था। अगला प्रश्न है साथियों
कि चंद्रगुप्त मौर्य था तो किस प्रकार के शासक थे ये हमें बताना है। चंद्रगुप्त मौर्य, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, एक प्रबुद्ध निरंकुश शासक। कैसे शासक थे साथियों? एक प्रबुद्ध निरंकुश शासक थे। आगे की प्रसिद्ध ग्रंथ मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, विशाखदत्त। जो मुद्रा राक्षस लिखा गया है यह विशाखदत्त द्वारा लिखा गया है। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ है? तो वो कौन सा अभिलेख है जिससे ये पता चलता है? तो उस अभिलेख का नाम है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। कौन सा है साथियों? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने बनाया था? दिए गए विकल्पों के अनुसार ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय की थी? तो बताइए साथियों, किसने किया था? तो चंद्रगुप्त ने ही, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है? तो विशाखदत्त। तो जो विशाखदत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस है इसी में वर्णन मिलता है। आगे है, कौटिल्य अथवा चाणक्य किस सम्राट का प्रधानमंत्री था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का। साथियों, कौटिल्य चाणक्य दोनों एक ही नाम है। इसके साथ ही साथ इनका एक और नाम मिलता है, वो है विष्णुगुप्त। इन्होंने एक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की, अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने ही किया है, जिसमें कि राजनीतिक जीवन के बारे में वर्णन देखने को मिलता है। ये सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। आगे की अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का लेखक कौन था? बताइए साथियों, कौन था? तो कौटिल्य। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कौटिल्य द्वारा रचित है अर्थशास्त्र। नेक्स्ट है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है इसमें राजनीतिक नीतियों के बारे में जानकारी मिलती है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो मौर्य ने। साथियों, अंतिम जो नंद वंश के राजा थे यानी कि घनानंद, इन्हें चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से पराजित किया। न सिर्फ पराजित किया बल्कि नंद वंश को समाप्त भी किया और एक नए वंश की स्थापना की, और उस वंश का नाम है मौर्य वंश। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मौर्य वंश। आगे की सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? किसने बताया कि सेंड्रोकोटस ही चंद्रगुप्त है? विलियम जोन्स। किसने बताया साथियों? विलियम जोन्स, ऑप्शन नंबर ए। आगे की कौटिल्य की पुस्तक जो अर्थशास्त्र है किस विषय पर आधारित है? तो साथियों, यह किस विषय पर आधारित है, किसका वर्णन इसमें मिलता है? तो शासन कला से सिद्धांत एवं अभ्यास, ऑप्शन नंबर बी। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बख्शीश के रूप में क्या दिया था? बताइए साथियों, क्या दिया था? तो 500 युद्धक हाथी प्रदान किया था उपहार स्वरूप, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। मेगास्थनीज दूत था, किसका दूत था साथियों? तो सेल्यूकस निकेटर का दूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। इसने एक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना भी की। तो आप लोग बताइए कि नाम क्या है? तो मेगास्थनीज ने जिस पुस्तक की रचना की उसका नाम है इंडिका। सभी जानते होंगे, तो फेमस पुस्तक है इंडिका, जो कि मेगास्थनीज द्वारा रचित है। तो साथियों, ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। आगे के प्रश्नों को हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।